हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप लोग चाहते थे कि मैं फेमा के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में चार्ट फॉर्म में एक बार आके आपके साथ डिस्कशन कर लूँ अच्छे से, तो वही मैं चार्ट के फॉर्म में आपके पास लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट इस वाले जो वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो हम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इंडिया को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो हमारी इमरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उस पूरी की पूरी इमरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। रीपैट्रिएशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन मैं आपको बता दूं ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारी उसको भी डिस्कस करेंगे। अब आपके पास एक टॉपिक है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और इंपोर्ट का प्रोसीजर और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर्स। तो जब मैं ये सोचा था चार्ट बनाने का या वीडियो डालने का, तो मैंने उस पार्ट पे जाके जो मैंने फेमा का 1 घंटे का रिवीजन वीडियो डाला है वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने ऑलरेडी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, इंपोर्ट का प्रोसीजर और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर समराइज फॉर्म में ही बताया हुआ है, जिससे कि ईजिली हो जाए। तो आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जाके वो वाला पार्ट सुन सकते हैं इनकेस अगर आपको रिवाइज करना है तो, और फटाफट से अच्छे से समझना है तो, क्योंकि उसमें कोई चार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो प्रोसीजर पार्ट है। और उस वाले पार्ट में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी लोगों को दिक्कत इन्हीं पार्ट्स में थी जिसकी मैं वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझेंगे। मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा कि अगर किसी बंदे को डायरेक्टली अगर सिर्फ और सिर्फ कोई पार्ट समझना होगा तो वो डायरेक्टली उस वाले पार्ट पे जाके वो वाला कॉन्सेप्ट समझ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेमा 1999 कॉन्सेप्ट ऑफ पीआरओआई एंड पर्सन रेसिडेंट इंडिया के साथ। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा अतरंगी सा पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है यहाँ पर आईसीआई ने भी। तो समझते हैं क्या है वो। सबसे पहले सेक्शन नंबर 2 जो है सबसेक्शन एन है और पर्सन रेसिडेंट इंडिया के बारे में बात करता है। जो डेफिनेशन में तो कहता है कि पर्सन रेसिडेंट इंडिया जो होता है वो इंक्लूड करता है जो पर्सन रिसाइड करता है इंडिया में मोर देन ठीक है, मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कितने दिन? मोर देन 182 डेज। किसको इंक्लूड करता है? इंक्लूड करता है ऐसे पर्सन को जो रिसाइड करता है इंडिया में मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड नॉट गॉन आउटसाइड, मतलब इंडिया के बाहर नहीं गया वो फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या वोकेशन, या फिर ऐसी इंटेंशन के साथ कि वो इंडिया के बाहर ही रहेगा अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो उस बंदे को हम इंक्लूड करते हैं और उस बंदे को पर्सन रेसिडेंट इंडिया मानते हैं। किसको मानते हैं? ऐसा पर्सन जो इंडिया में रिसाइड करता है पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा, 182 डेज से ज़्यादा मतलब 183 डेज, ठीक है, एंड नॉट गॉन आउटसाइड, और इंडिया के बाहर नहीं गया एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, या ऐसी इंटेंशन के साथ कि इंडिया में कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सन रेसिडेंट इंडिया बोलेंगे। लेकिन पर्सन रेसिडेंट इंडिया इंक्लूड नहीं करता कुछ लोगों को। किनको? ऐसे लोग जो रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल में 182 डेज से ज़्यादा रिसाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो लोग इंडिया के बाहर चले जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, बिजनेस या वोकेशन पर्पज़ के लिए, और ऐसी इंटेंशन से वो कभी भी इंडिया में नहीं आएंगे। तो मतलब अगर आप 182 दिन मतलब 182 डेज से ज़्यादा भी रह लिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद भी अगर आप इन 3 पर्पसेस के लिए चले गए इंडिया के बाहर, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट नहीं माने जाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाओगे। लेकिन अगर आप इन तीनों पर्पस के लिए इंडिया के बाहर नहीं गए और पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रह लिए तो आप पर्सन रेसिडेंट इंडिया माने जाओगे। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कोई भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट जो रजिस्टर्ड है और इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, ऑब्वियसली उसको भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया मानेंगे, ठीक है। कोई भी ब्रांच या ऑफिस जो ओन्ड या कंट्रोल किया जा रहा है किसके द्वारा? पर्सन रेसिडेंट इंडिया के द्वारा। कौन होता है पर्सन रेसिडेंट इंडिया? अभी ऊपर पढ़ा अपन ने, ठीक है। उसके बाद जिसका ऑफिस या ब्रांच जो है वो आउटसाइड इंडिया में है और या फिर कंट्रोल या ओन्ड किया जा रहा है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, अगर उसका ऑफिस या ब्रांच जो है इंडिया में है। मतलब अगर इंडिया में ऑफिस और ब्रांच है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो भी वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया मानी जाएगी वो ऑफिस और ब्रांच। लेकिन और ऑफिस और ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया है और कंट्रोल कौन कर रहा है? पर्सन रेसिडेंट इंडिया कर रहा है, तो वो ऑफिस और ब्रांच पर्सन रेसिडेंट इंडिया मानी जाएगी फॉर द प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको समझ आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसके ऊपर सारी कहानी है, जिसकी वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। स्टार्ट करते हैं। कहता है कोई भी पर्सन अगर रिसाइड करता है मोर देन 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद आउटसाइड इंडिया जाता है उन 3 पर्पसेस के लिए। कौन से 3 पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए,
ठीक है। उसके बाद अलावा हमारा बिजनेस और वोकेशन के लिए, या ऐसी इंटेंशन से कि कभी वो इंडिया में वापस ही नहीं आएगा, अनसर्टेन पीरियड तक इंडिया में वापस नहीं आएगा। तो अगर इन 3 पर्पस के लिए वो जाता है तो उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मान जाएगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, भले ही वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा रह के गया हो इंडिया में, ठीक है। लेकिन हाउएवर अगर कोई पर्सन इंडिया आता है फॉर दीज 3 पर्पसेस, मतलब इन 3 पर्पसेस के लिए अगर कोई बंदा इंडिया आता है बिजनेस के लिए या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए या अनसर्टेन पीरियड के लिए रहने के लिए, तो और वो पिछले साल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं रह के गया, वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा, इस साल इंडिया में आया है और इन 3 पर्पस के लिए आया है, तो उसको हम PROI भी कहेंगे या PROI कहेंगे। अब ये मैंने दोनों क्यों लिखा, इसके लिए मैंने एक स्टार नोट दिया। क्यों लिखा, अब बहुत आराम से सुनना। वैसे मैं आपको बता दूं उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मानना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन होती है वो 182 डेज की होती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये दोनों क्यों लिखा, अब ये आपको स्टार मार्क करके मैं बताता हूं क्यों लिखा। ICI has taken inconsistent views in the different questions about this. However, I have gone through other renowned publications and found that they all have taken the view that the basic condition, that is more than 182 days to be fulfilled, that is the first limb of the definition, ठीक है। और ICI ने 2 डिफरेंट व्यूज जो लिए हैं वो कहाँ लिए हैं वो भी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 जो पेज नंबर 5.10 पे है मई 21 की बुक्स में, वहाँ पर उसने उस बंदे को पर्सन रेसिडेंट इंडिया मान लिया है, भले ही वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहा था, लेकिन वो और ICI ने इसका कंक्लूजन भी ये लिख के दिया है कि वो 3 पर्पसेस के लिए आया है और इंटेंशन से आया कि वो इंडिया में रहेगा, तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उसको रेसिडेंट मान लेंगे, भले ही वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहा। लेकिन एक केस स्टडी डाइजेस्ट आप अगर 25 पढ़ोगे, केस स्टडी डाइजेस्ट 25 देखोगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6A में ICI ने उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना है, ये बोलते हुए कि फर्स्ट लिम्ब को वो पूरा नहीं कर रहा है, दैट इज 182 डेज से ज़्यादा वो पिछले साल नहीं रहा, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं रहा। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि अपन लोग क्या करेंगे। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए, तो इसका मेरे हिसाब से जो ओपिनियन होता है और आपको भी ये बात लॉजिकल ही लगेगी, इन माय ओपिनियन द आंसर कीज गिवन टू द checker of the mark sheet is on the basis of ICI module, so we should follow what ICI has written in its book, ठीक है। As this is a open book examination, it would be easy for us to handle this type of questions without getting second thought for the purpose of writing examination to get the good marks। क्योंकि यार जो ICI ने अपने चेकर को दे रखा होता है ना, जो हमारी मार्कशीट्स वगैरह, जो हमारी मार्कशीट चेक करते हैं, जो भी हमारी मतलब क्वेश्चन आंसर शीट चेक करते हैं, मार्कशीट कह लो कुछ भी, आंसर मार्कशीट कह रहा हूँ, आंसर शीट चेक करते हैं जो भी हमारे लोग, ठीक है। तो मार्कशीट यहाँ पर गलती से मार्कशीट लिख दिया, आंसर शीट जो हमारे लोग चेक करते हैं, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी लोग आंसर शीट चेक करते हैं उनके पास ICI मॉड्यूल के हिसाब से आंसर जाते हैं। होता तो यही होगा, ऑब्वियसली बात है, जो हमने ICI मॉड्यूल में पढ़ा, तो और अपन का जो है ये ओपन बुक है, तो अपने पास बुक तो होगी, तो मेरे ख्याल से जो बुक में लिखा है ना वो लेना ज़्यादा सेफर रहेगा अगर हमें मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर्स पब्लिकेशंस को भी देखते हो या लॉजिकली भी सोचते हो, तो फर्स्ट लिम्ब जो होता है 182 डेज का, वो एक सबसे बेसिक कंडीशन होती है जो पूरी करनी होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर इतनी एम्बिग्यूटी है तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि अपन को क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और पब्लिकेशन से के थ्रू गो थ्रू होते हैं और आपको लगता है नहीं जो मैं बोल रहा हूं उसमें गड़बड़ है, या ICI ने तो देखो दोनों में भाई इनकंसिस्टेंट व्यूज ले रखे हैं, मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपके पास कुछ अच्छे से आपको पता है और आपके पास ऐसा सोर्स है, तो प्लीज़ कमेंट में मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मैं भी वो उसको जानना चाहूँगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है कि जब कोई इंडिया आता है बाहर से, ठीक है, और वो पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा खत्म होता है पर्सन रेसिडेंट इंडिया, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वही होता है जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं होता, उसे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो दैट्स इट, हैप्पी लर्निंग, द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फेमा 1999। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। और उसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूएबल प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसी में बच्चों को आ रही थी, और ये थोड़ा अच्छा भी है, मज़ेदार भी है। इसको मैंने क्या किया, ये बहुत बड़ा था तो इसको मैंने क्या किया, क्योंकि ना पॉइंट्स में अगर हम पढ़ते हैं तो मैंने 6 पॉइंट्स में इसको बांट दिया है। और अगर आप ये 6 पॉइंट्स रीड कर लेते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नोट,
एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, ये जो चार्ट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपका एक बार क्यों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम्स के पर्पस के लिए जब भी रीड कर लोगे, या तो मेरी रिवीजन वीडियोस को देखना इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, या फिर खुद से रीडिंग करना पूरी बुक की, तो ही होगा। इसके भरोसे ये नहीं कि ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। यस, आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ गया, लेकिन बुक से फैमिलियर होने के लिए एक बार बुक से रीड जरूर कर लेना, ठीक है। हाँ, इससे इसके थ्रू आपको ये होगा कि क्वेश्चंस करने में अब आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से कि क्या कहता है, और मैंने 6 पॉइंट्स में इसको बांटा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट मैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी में जो ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, जहां पर एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन करी जाती है प्रॉपर्टी की, ठीक है, या गिफ्ट में मिलता है या इनहेरिटेंस में मिलता है। मतलब एक्विजिशन की किसी भी तरीके से एक्विजिशन किस तरीके से करता है प्रॉपर्टी, इमोरल प्रॉपर्टी को, कौन, उसके नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओसीआई, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर बेसिक गलती होती है, क्वेश्चन में पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया लिखा होता है और हम आंसर ये वाले के हिसाब से दे देते हैं। यहां पर नाम देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में यहां पर सिर्फ 2 ही लोग कवर है, कौन, नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। वो लोग जो हैं एक्वायर कर सकते हैं या उन्हें गिफ्ट मिल सकता है, किससे, किसी भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया से या एनआरआई से या ओसीआई से, ठीक है, गिफ्ट मिल सकता है, या फिर उन्हें इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल सकती है। किसको मिल सकती है, एनआरआई को और ओसीआई को। तो क्या बोला है, एनआरआई या ओसीआई, सॉरी एनआरआई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनआरआई या ओसीआई एक्वायर कर सकते हैं या गिफ्ट ले सकते हैं कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन सबसे मेन लड़ाई यहाँ पर है। एक तो लड़ाई यहाँ पर थी एनआरआई और ओसीआई, वो आपको मैंने आपको पर्टिकुलरली 2-3 बार बोल के दिमाग में बिठा दी बात। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एनी इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। मतलब जब भी वो एक्वायर कर रहे होंगे या कोई आदमी अगर उन्हें गिफ्ट दे रहा होगा तो वो उन्हें कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन जब इनहेरिटेंस में मिल रहा होगा, किसको मिल रहा होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन को ही और ओसीआई को ही एक्वायर कर सकते हैं कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर आप फार्म हाउस भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लांटेशन प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है, ठीक है, आपके दादा प्रदादा की जो भी जमीन जायदाद है वो मिल रही है, ठीक है। एनी इमोरल प्रॉपर्टी इन इंडिया by way of inheritance from person resident outside India who acquired the property as per the, obviously उस बंदे ने regulations के साथ ही acquire करी हो या फिर किसी person resident India से acquire करी हो। तो that's it, कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकता है कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी इंडिया में अगर उसे इनहेरिटेंस के रूप में मिल रही है तो, या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओसीआई एक्वायर कर सकता है या गिफ्ट में ले सकता है कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो एक्विजिशन करेगा, गिफ्ट में तो आपको पैसे देने नहीं है, लेकिन जब आप एक्विजिशन करोगे तो उस केस में कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी मेड आउट ऑफ, कहाँ से पैसे आने चाहिए, फंड्स जो आपको रिसीव होंगे इंडिया में थ्रू द बैंकिंग चैनल्स बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया। आपके नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स में आने चाहिए पैसे, या फिर उसके थ्रू आप पेमेंट करोगे, या फिर जो फंड्स आपने हेल्ड कर रखे हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज का जो नॉन रेसिडेंट अकाउंट होता है, किसी भी नॉन रेसिडेंट का, या फिर जो अकाउंट्स होते हैं नॉन रेसिडेंट के अकाउंट से आप अपने पेमेंट कर सकते हैं जो आपने मेंटेन कर रखा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई ने क्राइटेरिया बोले हैं उसको पूरा करते हुए जो आपने नॉन रेसिडेंट अकाउंट मेंटेन कर रखा है उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो किस किस के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जो फंड आपको रिसीव होगा इंडिया में थ्रू द बैंकिंग चैनल्स बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, या फिर जो फंड आपने नॉन रेसिडेंट अकाउंट में रखा होगा जो मेंटेन कर रखा है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। लेकिन प्रोवाइडेड दैट एक कंडीशन याद रखना, नो पेमेंट शैल बी मेड आइदर बाय वे ऑफ ट्रैवलर्स चेक और फॉरेन करेंसी नोट्स, पैसे मतलब कैश में, इन कैश नहीं दे सकते, ना ही ट्रैवलर चेक्स के फॉर्म में दे सकते, या कोई और मोड जो अलाउड नहीं है उसके फॉर्म में आप पैसे नहीं दे सकते। दैट्स इट। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जिसने इमोरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी। याद रखने वाली बातें, यहाँ पर नॉन रेसिडेंट और ओसीआई के एक्विजिशन की बात हो रही है। जब भी आप एक्वायर कर रहे होगे या आपको गिफ्ट मिल रहा होगा, जब भी आप एक्वायर कर रहे होगे या अगर आपको गिफ्ट मिल रहा होगा तो आपको नॉर्मल इमोरल प्रॉपर्टी मिल सकती है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, प्लांटेशन प्रॉपर्टी। लेकिन जब आप एक्विजिशन कर रहे होगे तो आपका मोड ऑफ पेमेंट यही होना चाहिए जो 2 अलाउड है, ट्रैवलर चेक्स और कैश के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आपको इनहेरिटेंस में मिल रहा है, किसको, नॉन रेसिडेंट ओसीआई को इनहेरिटेंस में मिल रहा है तो कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी मिल सकती है, टेंशन वाली बात कोई नहीं है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। कहता है एनआरआई और ओसीआई में ट्रांसफर, ऊपर हमने एक्विजिशन की बात करी, अब यहाँ पर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। कहता है एनआरआई और ओसीआई जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी पर्सन रेसिडेंट इंडिया को। मतलब अगर आप किसी पर्सन रेसिडेंट इंडिया को ट्रांसफर कर रहे हो तो आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो इंक्लूडिंग प्लांटेशन प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस। लेकिन अगर आप कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो
किसको, किसी और एनआरआई को या किसी और ओसीआई को, तो उस केस में आपको अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर करनी है। मतलब आप एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी नॉन रेसिडेंट इंडियन को या ओसीआई को। कौन नहीं कर सकता? नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओसीआई। तो दोबारा से एक बार चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओसीआई में ट्रांसफर एनी इमोल प्रॉपर्टी टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है भाई, एनी इमोल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी टू नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओसीआई। दैट्स इट। अब पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट को। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अब थर्ड पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो बिजनेस कर रहा है इंडिया में थ्रू द ब्रांच ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस या कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू, एक्सक्लूडिंग, यहाँ लाइसेंस ऑफिस को कवर नहीं किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, लाइसेंस ऑफिस को यहाँ पर कवर नहीं कर रखा है। ठीक है, तो कहता है कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो बिजनेस कर रहा है इंडिया में ब्रांच के थ्रू या प्रोजेक्ट ऑफिस के थ्रू या किसी और प्लेस ऑफ बिजनेस के थ्रू, एक्सक्लूडिंग लाइसेंस ऑफिस, वो एक्वायर कर सकता है एनी इमोरल प्रॉपर्टी फॉर डूइंग बिजनेस एज पर द लॉ एंड फाइल द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू आरबीआई। तो वो क्या कर सकता है? कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और वो एज पर द, लेकिन लॉ के हिसाब से ऑब्वियसली रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, और प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है, जो भी फॉर्म होगा उसको आरबीआई के पास सबमिट कर सकता है कि हम जी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, हमारा ब्रांच ऑफिस है और हमारा ये लाइसेंस ऑफिस नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑफिस खोल के बैठे हैं और हम ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं और हमने पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब लॉ को फॉलो किया है और ये फॉर्म हम जमा कर रहे हैं आपके पास। दूसरा पॉइंट, वो ट्रांसफर कर सकता है कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर बोरोइंग्स टू ऑथराइज्ड डीलर। मतलब क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को वो कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी को वो गिरवी भी रख सकता है। कई बार क्या होता है, आप प्रॉपर्टी बिजनेस करते हो तो आपको पैसा वगैरह चाहिए होता है, तो आप मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी देते हो, तो किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास आप कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी, ऐसा बंदा जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है और वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो वो कोई भी इमोरल प्रॉपर्टी गिरवी रख सकता है ऑथराइज्ड डीलर के पास और पैसा ले सकता है, बोरोइंग्स ले सकता है। ठीक है, अब बात आती है सर लाइसेंस ऑफिस का क्या होगा। देखो लाइसेंस ऑफिस का अगर आप न्यू बुक में जाते हो ना तो एज सच कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमने एक क्वेश्चन किया था केस स्टडी डाइजेस्ट में, उसमें लाइसेंस ऑफिस के बारे में मैंने भी बताया था और लिखा हुआ है बहुत सिंपल 2 लाइन में लिखा हुआ है कि लाइसेंस ऑफिस वाले लोग एक्विजिशन नहीं कर सकते, कोई एक्वायर नहीं कर सकते इमोरल प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो लीज पे ले सकते हैं। किस पे ले सकते हैं? लीज पे। लेकिन लीज पे भी वो तभी ले सकते हैं जब आरबीआई का अप्रूवल होगा। दैट्स इट, बस इतना ध्यान रख लो, मोर देन इनफ है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, अगर कोई पर्सन पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, अफगानिस्तान का है, चाइना का है, ईरान का है, हांगकांग का है, मकाओ का है, नेपाल का है, भूटान का है, तो कोई भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो इमोरल प्रॉपर्टी को एक्वायर करें अदर देन बाय वे ऑफ लीज नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये 5 साल, ये पूछा जाता है कि 5 साल तक के लिए वो लीज पे ले सकते हैं। तो ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, 5 ईयर्स तक के लिए वो लीज पे ले सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन 5 ईयर्स कभी कभी पूछ लिया जाता है लीज से, तो लीज और 5 ईयर्स याद रख लेना फॉर इन देशों के लिए। ठीक है, वैसे तो इस पे आने का रेयर चांसेस होता है। ठीक है, आओ फोर्थ पॉइंट भी एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है? फॉरेन डिप्लोमेट्स, एम्बेसीज, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, वो सेल और परचेज कर सकते हैं इमोरल प्रॉपर्टी इंडिया में अदर देन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस। लेकिन कैसे? क्लियरेंस कर गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेके, एंड साथ में कंसिडरेशन जो पेड होनी चाहिए वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से होनी चाहिए जो आपको अलाउड है। ठीक है, उसी के थ्रू पेमेंट होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आपको एक लाइन में अगर ध्यान रखना है तो इतना ध्यान रखना, फॉरेन डिप्लोमेट्स और फॉरेन एम्बेसीज भी खरीद बेच कर सकते हैं इमोरल प्रॉपर्टी का अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस, प्रोवाइडेड दैट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले रखी हो, और दूसरी बात कंसिडरेशन जो पेड करेंगे या रिसीव करेंगे वो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट पे आते हैं। भाई जॉइंट एक्विजिशन के बारे में क्या कहता है? जॉइंट एक्विजिशन के बारे में ये बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारे और शॉर्ट में बताया हुआ है, बहुत मस्त तरीके से समझ आ जाएगा। जॉइंट एक्विजिशन के केस में बोला जाता है कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन एनआरआई और ओसीआई, अदर देन एनआरआई और ओसीआई, जिसके स्पाउस जो है वो एनआरआई या ओसीआई है, वो एक्वायर कर सकते हैं दोनों मिलकर। मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया प्लस एनआरआई या ओसीआई, ये दोनों मिलकर एक इमोरल प्रॉपर्टी, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन 2 लोग मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, एक इमोरल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी एंड फार्म हाउस जॉइंटली विद हिज और हर स्पाउस, जो कि हमारी नॉन रेसिडेंट इंडियन है या ओसीआई है। तो ऑब्वियसली कौन लोग मिलकर खरीद सकते हैं? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया खरीद सकता है, किसके साथ मिलकर? एनआरआई और ओसीआई के साथ। प्रोवाइडेड, जॉइंटली खरीद सकता है प्रोवाइडेड ये दोनों जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? प्रोवाइडेड ये दोनों क्या होने चाहिए? आपके स्पाउस होने चाहिए। ठीक है, मतलब शादीशुदा होने चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन अब कंडीशंस क्या क्या हैं? ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में यही लिखना है। अब कंडीशन क्या है?
जो पैसा पे होना चाहिए, कंसिडरेशन जो पे होना चाहिए, वो पेड आउट ऑफ द फंड्स जो इंडिया में रिसीव हुआ है आपको नॉर्मल बैंकिंग चैनल से बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यही तो हमने ऊपर पढ़ा था, और फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट अकाउंट मेंटेन एज पर द रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। मतलब पेमेंट का मेथड तो हर जगह सेम है इमल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाली बातों में, कि पैसा जो होना चाहिए वो रिसीव होना चाहिए नॉर्मल बैंकिंग चैनल से बाय वे ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, या जो आपने नॉन रेसिडेंट अकाउंट मेंटेन कर रखा है उसमें जो आपका फंड्स है उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करनी है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शादी को कम से कम रजिस्टर्ड हुए 2 साल हो जाने चाहिए प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन जिस टाइम आप कर रहे हो प्रॉपर्टी की ज्वाइंटली दोनों मिलकर, तो उसकी आपकी शादी को कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए रजिस्टर्ड हुए, तभी तो माना जाएगा, वरना ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ शादी इसलिए करी है कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। भाई कुछ भी कर सकते हैं लोग, इसीलिए कम से कम 2 साल शादी को हो जाने चाहिए। और तीसरा लास्ट, जो नॉन रेसिडेंट स्पाउस है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए इंडिया में प्रॉपर्टी को एक्वायर करने से। मतलब आरबीआई वगैरह ने उसको मना ना कर रखा हो, डिफॉल्टर वगैरह ना घोषित कर रखा हो, प्रोहिबिट ना कर रखा हो। तो ये 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नोट डाल के ये लिखा हुआ है कि कोई भी पेमेंट जो करी जाएगी वो ट्रेवलर्स चेक्स में या फिर फॉरेन करेंसी नोट्स में या जो ऐसे मोड से नहीं करी जाएगी जो पेमेंट मोड अलाउड नहीं है। तो ये बात तो हमने पीछे भी पढ़ी थी, और सेम बात एक्विजिशन की यहाँ पर भी लिखी हुई है। अगर मैं इसको एक समराइज फॉर्म में बताऊं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है इस वाले पार्ट में, कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आपको पेमेंट करनी है, नॉन रेसिडेंट अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है, और आपको ट्रैवलर चेक से और फॉरेन करेंसी नोट से या फिर कोई मोड जो आपको अलाउड नहीं है उससे आपको पेमेंट नहीं करनी है। 2 साल हो जाने चाहिए शादी को रजिस्टर्ड हुए, और नॉन रेसिडेंट स्पाउस जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर करने से, ठीक है। ये सेक्शन अप्लाई करता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया पे प्लस नॉन रेसिडेंट इंडियन या ओसीआई जो स्पाउस हैं, ठीक है। तो मैंने ये बोर्ड बना के इसमें भी आपको मतलब ये मान लो कि 4 पॉइंट में ही पूरा का पूरा पार्ट बता दिया है। दैट्स इट। यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट खत्म होता है जॉइंट एक्विजिशन का। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया, और अगर आप ये सुन के एक बार रीड कर लेते हैं मेरे इस वाले चार्ट से, भाई कसम से कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा और फटाफट से आपका सारा हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है रिपैट्रिएशन। इस पे भी बहुत सारे दोस्तों ने बोला था कि रिपैट्रिएशन के बारे में बता दो। देखो भाई, सबसे पहले तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। ये तो पहली सिंपल सी लाइन है, ये तो कहीं भी घुसा दो आप, ठीक है। आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा जी, ठीक है। अब इसके बाद सेल जब हो रहा है इमल प्रॉपर्टी का अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस और प्लांटेशन प्रॉपर्टी इंडिया में, किसके द्वारा? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, लेकिन वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। अब ऑथराइज डीलर जो है वो उसे अलाउ कर सकता है रिपैट्रिएशन करने के लिए। कब? अब ऑथराइज डीलर उसको जो है अलाउ कर सकता है रिपैट्रिएशन करने के लिए। देखो, सबसे पहले आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, जो सेक्शन नंबर 6 सब सेक्शन 5 में कैपिटल अकाउंट जो हमारा ट्रांजेक्शन था उसके रिलेटेड बात कर रखी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, सेल होना चाहिए किसका? प्रॉपर्टी का जो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, फार्म हाउस है, प्लांटेशन प्रॉपर्टी है इंडिया में, किसके द्वारा? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, लेकिन वो सिटीजन है इंडिया का या फिर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। अब ऑथराइज डीलर उसको रिपैट्रिएशन अलाउ कर सकता है प्रोवाइडेड उसने कुछ कंडीशंस को पूरा किया हो। अब कंडीशंस क्या हैं, आओ फटाफट से देख लेते हैं। जो प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई है इसके द्वारा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के द्वारा, जो हमारा सेलर के द्वारा कह लो सिंपली, उसने एज पर द प्रोविजंस ऑफ जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के लॉ हैं उसको फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली सही तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर करी हो बेचने से पहले, ठीक है, जब एक्विजिशन किया होगा, ठीक है। जो अमाउंट रिपैट्रिएट किया जा रहा है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितने से ज़्यादा? जो पैसा इंडिया के बाहर ले जाया जा रहा है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। अमाउंट पेड इन फॉरेन एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब मोड, दैट इज द बैंकिंग चैनल और द नॉन रेसिडेंट अकाउंट, जिसको हमने पीछे पढ़ा था कि एक्विजिशन करने के लिए कौन से 2 मेथड यूज करे, 2 मोड यूज करे जाते हैं। वही मोड से आपने एक्विजिशन किया था तो उसी मोड से आप कर सकते हो ऑब्वियसली। तो उस मोड से जब आपने एक्विजिशन किया था, जितना पैसा आप इंडिया में लेके आए थे फॉरेन एक्सचेंज का, उतना ही पैसा आप इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। मतलब जितना पैसा आप लेके आए थे फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, उतना ही पैसा आप इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो। अगर आप इन दोनों मोड के अलावा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से लेके आए थे पैसा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से पैसा लेके आए थे, तो भी आप उतना ही पैसा लेके जा सकते हो जितना पैसा आप नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट से लेके आए थे। अगर मैं क्रक्स बोलूँ ना, इतना ध्यान तो रखना ही है क्योंकि अपन को तो सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास तो बुक होगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना कहता है कि इंडिया के बाहर पैसा सिर्फ उतना ही जाना चाहिए जितना आप लेके आए थे प्रिस्क्राइब मेथड से जितना आप लेके आए थे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेल करने के बाद पैसा भी उतना ही लेके जाओ जितना आप लेके आए थे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली यार पैसा ऐसे तो रिपेट्रिएट करके इंडिया के बाहर ले जाना ईजी हो जाएगा, और लोग यहाँ से पैसा ला रहे हैं और यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो फायदा क्या होगा गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट कहेगी हमारा तो नुकसान, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का आना जाना आपको पता ही है, फायदा नुकसान क्या होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट पे कि अगर
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको जितना पैसा आप लेके आए थे एक्विजिशन पर्पस के लिए फ्रॉम द प्रिस्क्राइब मोड, तो उतना ही पैसा आप लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा पैसा लेके नहीं जा सकते। तो यही इसमें बहुत सिंपल सा लिखा हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिस पर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की सेल करी है तो रिपेट्रिएशन सिर्फ 2 घरों का हो सकता है। मैक्सिमम 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का पैसा बेच के आप इंडिया के बाहर लेके जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट सारे कवर होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रोविजन से हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फटाफट से 5 से 10 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहता क्या? ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतना कहता है कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती कैसे है। कहता है या तो आप कॉन्ट्रीब्यूशन कर दो उनके कैपिटल में, सामने वाली कंपनी के, या तो आप उसके मेमोरेंडम में जो है ऑफ फॉरेन एंटिटी में घुस जाओ, या फिर फॉरेन एंटिटी के मेमोरेंडम में हो जाओ, या फिर आप जो है परचेज कर लो उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स जो फॉरेन सिक्योरिटीज़ वगैरह, या तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हो उसके सिक्योरिटीज, या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर सकते हो, या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके से आप एक्विजिशन कर सकते हो, उसके शेयर्स वगैरह खरीद सकते हो, एक्वायर कर सकते हो उसको, या तो कैपिटल में कंट्रीब्यूशन करके प्लस मेमोरेंडम ऑफ फॉरेन एंटिटी, या फिर आप परचेज कर सकते हो उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स या तो मार्केट से, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है जो भी इंडियन पार्टी होती है वो फॉरेन एंटिटी में, जिसको जो भी होस्ट कंट्री होगा उसकी फॉरेन एंटिटी में क्या करती है, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट करती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, लोन्स दे देती है, या तो या गारंटी प्रोवाइड कर देती है, या परफॉर्मेंस गारंटी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी आपको सिर्फ और सिर्फ 50% भी अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है। ठीक है, तो ऑल्सो नोन है, इसको हम इस पूरे पॉइंट को जो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से करी जाएगी, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू करी जाएगी, सॉरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू करी जाएगी, लोन्स के थ्रू करी जाएगी, गारंटी के थ्रू करी जाएगी, और परफॉर्मेंस गारंटी 50% की भी दे रखी होगी। तो इसको हम प्यार से जो है लॉ की लैंग्वेज में फाइनेंशियल कमिटमेंट भी बुलाते हैं। जब मैंने वहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब मैंने रिवीजन करवाई थी, तो वहां पर भी आपको ये वाली बात बताई थी। ठीक है, तो फॉरेन एंटिटी में पैसा लगाया इस सारे मोड के थ्रू, अगर आपने 100% पैसा लगा दिया, 100% खरीद लिया, तो वो आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। लेकिन अगर आपने लेस देन 100% रख रखा है तो वो आपकी ज्वाइंट वेंचर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ज्वाइंट वेंचर कहलाएगी। ठीक है, अब बात आती है इंडियन पार्टी कौन कौन हो सकता है। कहता है ऐसी कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, उसको इंडियन कंपनी कह लो या तो, ठीक है, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो क्रिएट करी गई है अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसी फर्म्स जो रजिस्टर्ड हैं, और या फिर एलएलपीज हो गई, या एंटिटीज जिसको आरबीआई ने नोटिफाई कर रखा है। तो ऐसी इंडियन पार्टीज जो है वो पेमेंट वो क्या करती है, पैसा लगाती है फॉरेन एंटिटीज में, जिसको हम ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और पैसा किस तरीके से लगाया जाता है? फाइनेंशियल कमिटमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, लोन्स देना, या गारंटी देना, या परफॉर्मेंस गारंटी देना अप टू 50%। ठीक है, लेकिन याद रखना जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी जा रही है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मतलब वो एक्सेप्शन है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर नॉट फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कहता है फाइनेंशियल कमिटमेंट जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, गारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी बाय इंडियन पार्टी इन अ फॉरेन एंटिटी इज अलाउड ओनली व्हेन इंडियन पार्टी होल्ड्स इक्विटी इन फॉरेन एंटिटी। मतलब जो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा, फाइनेंशियल कमिटमेंट कहता है वो आपका लोन गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी में तभी अलाउड हो पाएगा जब इंडियन पार्टी ने ये मान लो ये प्रोवाइडेड दैट ही है, ठीक है, जब इंडियन पार्टी ने फॉरेन एंटिटी में कुछ ना कुछ इक्विटी खरीद रखे हो, इक्विटी में उसका होल्डिंग हो, तो ही आप लोन दे सकते हो, तो ही आप गारंटी दे सकते हो, और तो ही आप परफॉर्मेंस गारंटी दे सकते हो। तभी मैंने बोला इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने लोन गारंटी और परफॉर्मेंस गारंटी दी तो मतलब ये फाइनेंशियल कमिटमेंट है। ठीक है, अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी तो उसके बाद आप ये तीनों चीज देते हो तो उसे फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले बात, ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो और अप्रूवल रूट से कर सकते हो। ठीक है भाई, ऑटोमेटिक रूट के केस में आपको कोई भी प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अप्रूवल रूट में ऑब्वियसली आरबीआई की अप्रूवल की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट कहां तक अलाउड है? कहते हैं ऑटोमेटिक रूट की जो हमारा अलाउड है वो परमिशन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए। कब तक, कितना? लिमिट नंबर 1 बिलियन डॉलर्स, जिसको हम 1000 मिलियन भी बोल सकते हैं। 1 बिलियन डॉलर्स एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप इतनी जो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना
परमिशन के भी कर सकते हो ऑटोमेटिक रूट से। या फिर दूसरा, जितना 400% ऑफ द नेटवर्थ ऑफ नेटवर्थ मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा उतना आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में अलाउड है। इससे ज्यादा अगर इस लिमिट से ऊपर आप करते हो तो फिर आप अप्रूवल रूट में चले जाओगे। कितना अलाउड है? $1 बिलियन इन अ फाइनेंशियल ईयर और 400% ऑफ द नेटवर्थ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट विच एवर इज लोअर। इतने तक का ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप बिना पूछे कर सकते हो आरबीआई से, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप कर रहे होगे एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको अप्रूवल रूट से जाना पड़ेगा। तो क्या बोल सकते हो, कंपोनेंट वाइज अगर हम पढ़े डेफिनेशन को एनालाइज करते हुए तो क्या कहता है, इंडियन पार्टी जो है वो फॉरेन एंटिटी में पैसा लगाती है, या तो उसकी ज्वाइंट वेंचर बनेगी अगर 100% से कम स्टेक होगा तो, या फिर होली ओन सब्सिडरी बनेगी या 100% तक अगर होगा तो। किसके थ्रू कर सकती है? आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इक्विटी के थ्रू कर सकती है, पीएससी के थ्रू कर सकती है, प्रेफरेंशियल कैपिटल के थ्रू कर सकती है, लोन दे सकती है, गारंटी दे सकती है, काउंटर गारंटी दे सकती है, परफॉर्मेंस गारंटी दे सकती है। और परफॉर्मेंस गारंटी अगर 50% भी दे दी ना, 50% भी दे दी तो ऐसा मान लिया जाएगा कि फाइनेंशियल कमिटमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फॉलो करनी होंगी? रिक्वायरमेंट्स ये है कि फॉरेन जो एंटिटी होनी चाहिए वो बोनाफाइड एक्टिविटीज में लगी होनी चाहिए, नहीं कि आतंकवादी के ग्रुप को पैसा दे रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, लिमिटेशन कहता है ये जो लिमिटेशन थी अप्रूवल रूट वाली और ऑटोमेटिक रूट वाली वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो या फिर आप एडीआर या जीडीआर के थ्रू कर रहे हो। ठीक है, अगर आप ईईएफसी अकाउंट से कर रहे हो या आप एडीआर और जीडीआर के थ्रू कर रहे हो तो उस केस में आपको ये वाली लिमिट जो अपन ने ऊपर पड़ी 400% वाली या फिर $1 बिलियन वाली वो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके अलावा इंडियन पार्टी जो पैसा लगा रही है वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए एज पर द आरबीआई नॉर्म्स या अदर इन्वेस्टर्स के रूप में, या तो गवर्नमेंट ने उसको डिफॉल्टर ना बोल रखा हो या आरबीआई ने उसको किसी भी तरीके से डिफॉल्टर घोषित ना कर रखा हो, तभी आप पैसा लगा सकते हो। तो मतलब दो चीजें जो याद रखने वाली है मेरे ख्याल से, ये तीनों ही पॉइंट याद रखने वाले हैं। फॉरेन एंटिटी जो है बोनाफाइड एक्टिविटी में होनी चाहिए, आप पैसा जो है बिना परमिशन के भी लगा सकते हो, बिना लिमिट के, अगर आप ईएफसी अकाउंट से पैसा लगा रहे हो या एडीआर जीडीआर के थ्रू, या फिर इंडियन पार्टी जो होती है, और इंडियन पार्टी जो है वो डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए एज पर द आरबीआई और अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, इंडियन पार्टी जो है और कुछ और कंडीशंस भी आपको पूरी करनी होंगी। इंडियन पार्टी जो है सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रूट करेगी अपने इन्वेस्टमेंट की एक ही ब्रांच ऑफ ऑथराइज्ड डीलर से टू बी जो जिसे वो स्टार्टिंग में डेजिग्नेट कर देगी बाय द इंडियन पार्टी। मतलब इंडियन पार्टी स्टार्टिंग में ही बता देगी कि मैं इस ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू, इस ऑथराइज्ड डीलर बैंक के थ्रू जो है मैं सारा का सारा ट्रांजैक्शंस करूंगा, सारा ट्रांजैक्शन करूंगा जो भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। क्यों? क्योंकि नजर रखनी है ना गवर्नमेंट को। आप अलग अलग बैंक से करोगे तो गवर्नमेंट कहां तक ध्यान रख पाएगी। इसीलिए बोला गया कि एक ही बात बता दो भाई, एक ही बार बता दो, इसी बैंक से करेंगे तो इसी बैंक से आपको करना है। ठीक है, अब भाई अप्रोच क्या रहेगा, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑथराइज डीलर से मिलना है। ठीक है, बैंक से, वहां से आपको फॉर्म लेना है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, तो ये इसके थ्रू आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके और सारी डिटेल्स वगैरह फाइल करके आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का एक और तरीका है स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू, दैट इज एसपीवीज जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी, जिसको हम इंटरमीडिएटरीज भी बोल सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या डायरेक्टली करना जरूरी है या एसपीवी के थ्रू भी किया जा सकता है? एसपीवी के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने यहां तक तो ऑटोमेटिक रूट के बारे में भी पढ़ लिया। अब बात आती है अप्रूवल रूट की। भाई अप्रूवल रूट क्या कहता है? जब भी आपका $1 बिलियन और या फिर 400% ऑफ पेड शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा हो जाता है ऑब्वियसली, तो उस केस में आपको अप्रूवल रूट पे आना पड़ता है। अब अप्रूवल रूट में क्या बोला जाता है? अप्रूवल रूट के केस में ये होता है कि आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है आरबीआई का सारे केसेस में। अगर ऑब्वियसली जब लिमिट से ऊपर हो गया तो आपको अप्रूवल चाहिए ही होगा। आरबीआई कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करता है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, जब मैंने इसको चैप्टर में भी पढ़ाया था, जब रिवीजन डाली थी 1 आवर की, उसमें भी मैंने बोला था ये 4 नंबर का फैक्टर्स पूछा जा सकता है। अब क्या क्या चीजें आरबीआई कंसीडर करता है? वायबिलिटी देखता है आपके जॉइंट वेंचर की और होली ओन्ड सब्सिडरी की जो आउटसाइड इंडिया है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन देखता है एक्सटर्नल ट्रेड से एंड अदर बेनिफिट से, मतलब कि इंडिया को क्या फायदा होना है आपके इस काम से। ठीक है। तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन देखता है इंडियन पार्टी की, आपकी खुद की औकात है जो आप दूसरों में पैसा लगा रहे हो, कहीं आप सिर्फ पैसा बाहर पहुंचाने के लिए ऐसा तो नहीं करे, ब्लैक मनी वगैरह। ठीक है। और आपकी एक्सपर्टीज देखता है, एक्सपीरियंस देखता है इंडियन पार्टी की कि जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हो उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हुए जो है ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही आरबीआई अप्रूवल देता है। ठीक है। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी में और जॉइंट वेंचर में, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 ही मोड अलाउड है, एक तो इक्विटी मोड अलाउड है और दूसरा कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलाउड है। इन दोनों मोड में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कह लो, या ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन ओडीआई, कहता है कि प्रोहिबिट कर रखा है ओडीआई के लिए, तो ऑब्वियसली कहता है कहाँ कहाँ प्रोहिबिशन है, इंडियन पार्टी किस ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, कौन से पर्पसेस के लिए। सबसे पहला पॉइंट, रियल एस्टेट के लिए नहीं कर सकती, रियल एस्टेट बिजनेस के लिए नहीं कर सकती, बैंकिंग बिजनेस के लिए नहीं कर सकती, लेकिन अगर करना चाहते हो तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा, ठीक है। मतलब कर सकते हो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेने के बाद कि हमें जी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है रियल एस्टेट पर्पस के लिए या बैंकिंग पर्पस के लिए। दूसरा बात, no financial product and overseas entity having direct or indirect equity participation by Indian party shall not offer financial products linked to Indian rupee without specific approval of RBI। मतलब RBI के अप्रूवल के बिना अगर कोई इंडिया में आके अगर कुछ ऐसा कुछ लिया जा रहा है उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो RBI का अप्रूवल लेके ही आप इंडियन रुपीज़ के थ्रू जो है लिंक कर, जो मतलब पार्टिसिपेशन बाय द इंडियन पार्टी। देखो अगर आपका किसी भी तरीके से जो GDR वगैरह, जैसे GDR वगैरह इशू किया जाते हैं या ADR वगैरह इशू किया जाता है या फिर कुछ भी जो इंडिया में आके डिपॉजिटरी रिसीट्स इशू करे जाते हैं, तो उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, पार्टिसिपेशन जो करा जाएगा वो तभी अलाउड है जब आपने अप्रूवल ले रखी हो आरबीआई की, ठीक है। तो तभी आपको अलाउड है, वरना आपको अलाउड नहीं होगा उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट अगर याद रखना है तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट और बैंकिंग के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी आरबीआई की, ठीक है। लास्ट, जनरल परमिशन कहता है मतलब आपको जनरली परमिट है अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इंडिया है लेकिन और वो परचेज करता है सिक्योरिटीज़, ठीक है। कौन कौन से अकाउंट है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा आपका पर्सन नॉट परमानेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो पर्सन जो है वो परमानेंट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। और उसके अलावा बोनस शेयर्स, एक मिनट, सॉरी, देखो जनरल परमिशन है किसको, पर्सन रेसिडेंट इंडिया को जनरल परमिशन है, अलाउड है परचेज करना सिक्योरिटीज किस फॉलोइंग मैनर में, एक तो आरएफसी अकाउंट से, या फिर जो बोनस शेयर्स उसको मिले हैं फॉरेन करेंसी शेयर्स पे उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकता है, कोई जनरली परमिट है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, रोक टोक नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो पर्सन रेसिडेंट इंडिया मतलब परमानेंट पर्सन रेसिडेंट इंडिया नहीं है, ठीक है, परमानेंटली इंडिया में रिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ अभी के लिए रेसिडेंट बन गया लेकिन वैसे परमानेंटली रेसिडेंट इंडिया नहीं है, तो वो भी कर सकता है अगर उसका आउटसाइड इंडिया फॉरेन एक्सचेंज में मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, मतलब ऑब्वियसली जो इंडिया के बाहर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है उसके थ्रू वो पेमेंट वगैरह कर सकता है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये सेशन में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने बोला तो मैंने इतनी मेहनत करके ये पूरा का पूरा तैयार किया। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा जिससे कि मैं आगे मोटिवेट हूँ, और ऐसे कुछ और चैप्टर्स में भी जिसमें आप अटको, अगर आपको लगता है कि उसके लिए भी ऐसे चार्ट्स आपको चाहिए तो उस पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए या उस पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैं वो चार्ट लेके आपके लिए आ सकूँ, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब आपके लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे उसी के थ्रू। बाकी अपना ध्यान रखिए, वैक्सीन लगवाइए जितनी जल्दी हो सके, और अपना स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर।